अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग फैमिली। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू सीबीएसई फिजिक्स मार्च 2025 जो सेट 1 है उसके सेक्शन ए की। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इन डिटेल बात की पैटर्न का कि एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं और किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। आप वो लेक्चर जो है देख सकते हो। तो हम चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू रहेगा। अब बच्चा अक्सर एमसीक्यू को लाइटली लेता है, तो इसमें सीबीएसई जो है ना ये आपके कंसेप्चुअल पार्ट को टेस्ट कर लेता है। आपको रट्टा नहीं मारना होता है, रट्टे वाली बात नहीं है होती है इसमें कि आप तुक्का मारते हो, ठीक है? तो आप इन कंसेप्चुअल पार्ट को जो है अच्छे से क्लियर कर लो और आप कोशिश कर लो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने की। चलिए हम देखते हैं कि जो एमसीक्यू है इनमें क्या-क्या लॉजिक जो है छुपा हुआ है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में कूलम्ब्स फोर्स जो है ये एक्ट कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड इट वेरीज विथ 1 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ 2 पेयर ऑफ चार्जेस गिवन है, एक Q1 Q2 और दूसरा सेट Q2 Q3। जैसे कि आप ग्राफ में भी देख पा रहे हो कि Q1 Q2 के दरमियान में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है और Q2 Q3 के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन है। आप यहाँ कंसेप्ट जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो, हमें ऑर्डरिंग बतानी है Q1 Q2 Q3 जो है इनका जो ऑर्डर होगा मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग में वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो वी कैन हैव y इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर? तो आप कूलोम्स लॉ को लिख सकते हो इन दिस फॉर्मेट, f इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो आप बेटा कंपेयर कीजिएगा y को आप f के साथ और जो हमारा x है इसको आप 1 बाय r स्क्वायर पुट कर लो। हमारा m जो है ये k Q1 Q2 के बराबर आएगा। तो यानी यहाँ पर जो स्लोप है, दिस स्लोप m इट विल हैव द फॉर्मेट k Q1 एंड Q2। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्लोप है इस लाइन का ये k इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में Q2 का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव माना गया है एंड इट इज लीस्ट इन मैग्नीट्यूड। तो सबसे जो कम जो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड जो कम है वो Q2 है। तो आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर बी ऑप्शन में Q2 का वैल्यू ज़्यादा दिया गया है तो ये तो गलत होगा, है ना? तो ऑप्शन सी में भी आप देखो कि Q2 का वैल्यू Q3 से कम है और Q1 से ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। आप यहाँ एलिमिनेट भी कर सकते हो 2 ऑप्शन। अब ए और बी में एग्ज़ैक्ट ऑप्शन कौन होगा, तो आप ये इस स्लोप की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो आप ज़रा गौर से देखो, ये ग्राफ है, जो ये स्ट्रेट लाइन जो है Q1 और Q2 के दरमियान, ये इसका स्लोप ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द line, right, that represents the force between Q2 and Q3। क्लियर? तो अगर मैं इस वाले को मानता हूँ स्लोप m1 और दूसरी लाइन का स्लोप m2 मानता हूँ, तो ग्राफ से भी पता चलता है कि m1 का वैल्यू m2 से ज़्यादा होगा। तो स्लोप का फॉर्मेट k इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, तो आप k स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन k तो स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन इसको आपने m2 कहा, इट इज k इंटू Q2 Q3। तो यहाँ से आप k Q2 को फाइंड कट कर सकते हो। तो Q1 का जो वैल्यू है ये Q3 से ज़्यादा है। तो आप ऑर्डरिंग कर सकते हो, Q1 का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, इसके बाद नंबर आएगा Q3 का और सबसे लास्ट पे नंबर आएगा Q2। तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें हमें 2 वायर्स गिवन है। दोनों का जो मटेरियल है ये सेम है। तो आप लॉजिकली सोचो कि अगर मटेरियल सेम रहता है, 2 वायर्स आपके पास है एंड द वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो यू कैन से दैट देयर रेजिस्टिविटी विल बी सेम।
तो इस वाले क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि जो रो होगा, रेजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे पी और क्यू 2 वायर्स का नाम है। पी और क्यू 2 वायर्स का नाम है। तो इसमें अगर आप क्यू को मानोगे बेटा, क्यू हैज़ ट्वाइस द डायमीटर, तो अगर डायमीटर पी का है डी, तो क्यू का होगा 2d। और क्यू का डायमीटर जो है इट इज़ हाफ द लेंथ, सॉरी क्यू की जो लेंथ है इट इज़ हाफ द लेंथ ऑफ द वायर पी। तो अगर length L is the length of the wire P, so we can write L by 2 will be the length of the wire Q, right? Further, अगर रेजिस्टेंस R का है P, तो R जो है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है P का है R, हमें Q की रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो बेटा आसान सा ये कंसेप्ट है, आप R इक्वल टू रो एल बाई ए को यूज कर सकते हो। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो। अब तो क्लास 12th में तो आप मोर एडवांस में हो, है ना? जैसे कि आपने पढ़ा होगा R इक्वल टू सम m बाई एन स्क्वायर टाउ और L बाई ए। फिर आपने m बाई एन स्क्वायर टाउ को रो के बराबर लिखा था करंट एक्सटी में, याद होगा आपको। जब आपने ट्रिप्स पी ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसमें आपने इस चीज़ को और पढ़ा होगा डेप्थ में, है ना? तो यहाँ पर रो जो है वही रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो चलिए आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि रो यहाँ कांस्टेंट है, आप R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाय A का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो चलिए हमें Q की रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। आप RQ डिवाइडेड बाय RP यानी रेजिस्टेंस ऑफ Q डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ P, आप इसको लिख सकते हो। अब रेजिस्टेंस के सामने लेंथ है, आप रेजिस्टेंस के सामने लेंथ लिख सकते हो क्यू का, क्योंकि ऊपर आर क्यू है तो यानी इसके सामने एल क्यू आएगा, डिवाइडेड बाय इसका ए क्यू। क्लियर? एंड यहाँ पर डिवाइड में है आरपी, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के सामने इसकी लेंथ लिखेंगे एलपी, एंड इसका एरिया बिल्कुल इसके आप उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, दिस इज ए। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं आर क्यू, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ पी इज आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू इज एल बाई टू, एंड कैन राइट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो पी का है ये पाई इंटू डी स्क्वायर बाई फोर है, पाई आर स्क्वायर। तो आप पी पाई आर को डी बाई टू लिख सकते हो, इट्स पाई डी स्क्वायर बाई फोर अपॉन एरिया ऑफ क्यू, इट इज पाई डी के बदले है फोर डी स्क्वायर बाई फोर। 2d इसका डायमीटर है, तो आप इसको d स्क्वायर बाय 4 यानी 2d स्क्वायर 2d होल स्क्वायर बाय 4, दैट इज 4d स्क्वायर बाय 4, राइट? इनटू इनटू द लेंथ ऑफ p इज l, इट इज l। तो यहाँ से l और l कैंसल हुआ, पाई से पाई कैंसल हुआ, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसल हुआ, एंड ये 4 और ये 4 कैंसल हुआ। तो r क्यूब डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 4 इंटू 2 हुआ 8, तो इट इज 1 बाय 8। So we can further write the resistance of Q is R upon 8. तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, R by 8, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। आपको बस याद होगा होना चाहिए ना, कमांड होनी चाहिए आपको इस फॉर्मूला के ऊपर, R इक्वल टू रो एल बाई, यानी आपको यूज करना आना चाहिए इस फॉर्मूला कि कभी कभार आपको लेंथ डबल दिया गया होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन जो है इसको इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनाए हैं ये, है ना? तो इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है ना उसको प्रैक्टिस किया कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इस क्वेश्चन में एक वायर जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसको प्लेस किया गया है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वायर कैरीज करंट 0.5 एम्पियर्स, और मैग्नेटिक फील्ड जो इस रीजन में है इसको ऑन किया गया है, हमसे फोर्स पूछा गया है। तो चलिए हम गिवन लिखते हैं कि गिवन है एक लेंथ वेक्टर दैट इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 पावर माइनस 2। डायरेक्शन आ जाएगा कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस वायर में, दैट इज आई कैप, एंड आई जो है ये 0.5 एम्पियर्स है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन, तो ये 0.4 मिली टेस्ला जे कैप प्लस 0.6 मिली टेस्ला एंड के कैप, हमसे फोर्स पूछा गया है, इफेक्ट। तो आपको पता होगा कि एफ वेक्टर जो है ये आई इंटू एल क्रॉस बी आता है।
है ना, I इंटू एल क्रॉस बी। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, I का वैल्यू 0.5 है, यहाँ पुट कर दो। अब एल वेक्टर जो है ये 10 पावर -2 है, राइट, आई कैप क्रॉस बी इज 0.4, मिली को आप 10 पावर -3 मान लो, तो कॉमन निकालो आप, तो ये जे कैप आ जाएगा प्लस 0.6, इट इज अगेन इट इज के कैप, मिली को आप 10 पावर -3 लिखो, और फोर्स लिख रहे हो यूनिट आएगा न्यूटन। तो कैलकुलेशंस इस मामले में केयरफुल रहा करो। तो 0.5, 10 पावर -2 और 10 पावर -3, इट बिकम्स 10 पावर -5, तो ये बाहर आ जाएगा 10 पावर -5। अब I क्रॉस J, इट इज K कैप, तो 0.4 K कैप प्लस I क्रॉस K, इट इज माइनस J कैप, तो 0.6 माइनस J कैप, है ना न्यूटन। अब 10 पावर -5 एंड 0.5, तो ये आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6, क्लियर? एंड यहाँ से आप अ, 0.2 को बाहर कर सकते हो, तो ये 0.2 बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 2 के कैप माइनस यहाँ बचेगा 3 जे कैप न्यूटन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बेटा यहाँ देखो, 5 इंटू 0.2, ये 1 आ जाएगा, 5 इंटू 0.2 इज 1, तो फोर्स जो है एफ वेक्टर, इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6, जैसे कि आप ऑप्शन में देखो मिली न्यूटन, माइक्रो न्यूटन, तो आप 10 पावर -6 का जो प्रीफिक्स वैल्यू है ना, उसको आप माइक्रो बोलते हो। तो ये आ जाएगा 2 के कैप माइनस 3 जे कैप एंड 10 पावर -6 इज माइक्रो न्यूटन, है ना? तो आप ऑप्शन चेक कर लो, 2 के कैप माइनस 3 जे कैप, 2 के कैप माइनस 3 जे कैप माइक्रो न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बिल्कुल ये फॉर्मूला बेस्ड ये एमसीक्यू था। आपको बस जो वैल्यू था वो वैल्यू को पुट करना था फॉर्मूला में। जस्ट डूइंग सिंपल कैलकुलेशंस, यू विल लैंड टू द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A coil has 100 turns, each of area 0.05 meter square and total resistance 1.5 ohm। तो हमारे पास एक कॉइल गिवन है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, और इसमें जो टर्न है, टर्न एरिया दैट इज 0.05 मीटर स्क्वायर एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 1.5 ओम। ओके, तो इसको किसी इंस्टेंट पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जा रहा है जिसका वैल्यू 90 मिली टेस्ला है। तो आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में किसी जगह किसी इंस्टेंट पे प्लेस करते हो, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, नहीं, वो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फैराडे का जो लॉ ऑफ ईएमआई है, तो वहां से आ रहा है। तो आप यहाँ पर इसको प्लेस कर रहे हो इन सच ए वे दैट कि अगर आप एक कॉइल ले रहे हो, इसकी जो एक्सिस है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो आप थीटा ले रहे हो 0। क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप मैक्सिमम फ्लक्स को पास कराना चाहते हो उस कॉइल के थ्रू। तो यानी यहाँ पर जो थीटा है ये 0 डिग्री है। थीटा 0 का मतलब ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जिसका वैल्यू बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री होगा, यानी ये मैक्सिमम होगा यहाँ। हाँ, अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स n ले रहे हो, यू कैन मल्टीप्लाई। ठीक है? तो चलिए हमारे पास हमें चार्ज इंड्यूस फाइंड करना है। तो चार्ज इंड्यूस हमने तो ईएमएफ इंड्यूस पढ़ा है ना? आप ईएमएफ इंड्यूस से ही चार्ज इंड्यूस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द ओह्म्स लॉ, V इज इक्वल टू I। ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये फ्लक्स बाय, मैं सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैं लिख रहा हूँ, इट इज फ्लक्स डिवाइडेड बाय द टाइम, है ना? और आप इस ई को लिख सकते हो, ये वोल्टेज है ना? ये जो ईएमएफ होता है ना, ये वोल्टेज होती है। ये आई टाइम्स आर है। आप करंट को चार्ज बाय टाइम लिखते हो, इट इज क्यू बाय टी टाइम्स आर। यहाँ से टाइम और टाइम कैंसल हुआ, आप यहाँ से क्यू का वैल्यू
लिख सकते हो इट इज अपॉन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ओके बेटा, तो चलिए फ्लक्स जो है इट इज एन बी ए डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। क्लियर? तो आप यहाँ से वैल्यू को पुट कर सकते हो। एन का वैल्यू जो है यहाँ पे है इट इज 100, 100 मीन्स 10 पावर 2। इट इज बी, बी का वैल्यू यहाँ 90 मिली टेस्ला है, मिली मीन्स 10 रेज़ पावर -3 इंटू ए, ए का जो वैल्यू है इट इज 0.05, तो आप इसको 5 इंटू 10 रेज़ पावर -2 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस 1.5, आप इसको 15 इंटू 10 पावर -1 लिख सकते हो। चार्ज फाइंड कर रहे हो तो यूनिट कूलम आ जाए, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम जो क्यू का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 5 वंस इट इज 5 3s 15, 3 वंस एंड दिस इज 3 30s, है ना? तो ये 30 आ जाएगा इंटू 10 रेज़्ड पावर, ये 2 है, राइट? एंड दिस इज +2 एंड -2 विल गेट कैंसल्ड, 10 पावर -3 और ये -1 जाएगा ऊपर, इट बिकम्स 10 पावर +1, तो -3 + 1 इज इट इज -2। क्लियर? तो कूलम, तो दिस इज 3, 0 ऊपर आप ऐड कर दो, इट इज 3 इंटू 10 पावर -1, है ना? कूलम इट इज 0.3 कूलम। तो चार्ज इंड्यूस का जो वैल्यू आ रहा है ये 0.3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन बी। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। You are required to design an air-filled solenoid of inductance 0.016 Henry having a length of 0.81 meter and radius 0.02 meter. The number of turns हमें बताना है। तो एक सोलेनॉइड को आपको डिजाइन करना है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू 0.016 हेनरी बनना चाहिए और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड का 0.81 होना चाहिए और रेडियस 0.02 मीटर। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स उस सोलेनॉइड के होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप ईएमआई जो हमारा इंडक्टेंस है सोलेनॉइड का वहाँ से लिया गया है। तो आप सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस होता है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट बाय इक्वेटिंग द फ्लक्स जो आप फाइंड करते हो मैन्युअली, दैट इज बी ए कॉस थीटा, और जो आप फ्लक्स ले रहे हो इन टर्म्स ऑफ द इंडक्टेंस दैट इज फाई इज इक्वल टू एल टाइम्स आई। इक्वेट करने के बाद हमें जो इंडक्टेंस का वैल्यू मिलता है ये एल बराबर होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये जो स्मॉल एन है इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट? एन डिवाइडेड बाय एल, बट हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आप स्मॉल एन का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हमें एल का वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए इंटू एल, यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एल का वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आएगा। तो हमें जैसा कि n फाइंड करना है तो n स्क्वायर का वैल्यू जो होगा ये l इंटू स्मॉल एल अपॉन म्यू नॉट टाइम्स ए, where capital L is the inductance and small l is the length of the solenoid। तो आप L का वैल्यू पुट कर दो, जैसे क्वेश्चन में भी L का वैल्यू जो है कैपिटल L का 0.016 एंड स्मॉल l का वैल्यू है 0.81 अपॉन म्यू नॉट दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 होता है एंड एरिया जो है ये पाई आर स्क्वायर होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इज 0.02 होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, आप 16 लिखो यहाँ पे इंटू 81 इंटू 10 पावर, यहाँ से -3 आ जाएगा, यहाँ से -2 आएगा, इट बिकम्स 10 पावर -5। ओके, तो डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से भी है, इस 2 स्क्वायर को भी आप 4 मान लो तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इंटू ये पाई और ये पाई स्क्वायर बनेगा, इंटू 10 रेज़ पावर -7 इंटू 10 पावर, यहाँ से -2 है तो 10 पावर -4। ओके, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 16 और ये 16 कैंसल हुआ, तो जो हमारा n स्क्वायर का वैल्यू आया ये आ जाएगा 81 इंटू 10 रेज़ पावर -5 अपॉन इट इज पाई स्क्वायर
into 10 raised power minus 7 and minus 4 becomes minus 11. तो आप n स्क्वायर को लिख सकते हो 81 into 10 raised power minus 5 plus 11 upon 5 स्क्वायर। इस n का वैल्यू जो है ये अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 81 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 10 रेज पावर 11 माइनस 5 इज 6। तो 81 का रूट 9 आता है, पाई स्क्वायर का रूट जो है वो 5 आ जाएगा इंटू 10 रेज पावर 6, 10 पावर 6 अंडर रूट इज 10 पावर 3। ओके, तो 9 बाई पाई जो है 9 बाई पाई का वैल्यू जो है ये 2.866 आता है। तो आप अगर 9 बाई पाई जो है ये आप वैल्यू याद भी रख सकते हो 2.866, राइट। तो हम इस 2.866 को 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2866 इंटू 10 पावर 3, तो इट इज 2866 नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट जो है इसको आप स्मार्ट तरीके से हैंडल किया करो। अदरवाइज जो है आपने इतना क्वेश्चन किया और लास्ट पे कैलकुलेशन पार्ट पे फंसोगे, तो आप स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन किया करो। तो 9 बाई पाई जो है इट इज 9 बाई सम 3 पॉइंट समथिंग, राइट। तो इट विल बिकम सम इट विल बी अ नंबर दैट विल बी लेस देन 3। तो 3 पॉइंट नहीं आ जाएगा, वो 3 से कम आ जाएगा। तो या 2.2976 या 2866 इन दो में से एक। लेकिन जैसे कि 3.14 से डिवाइड करना है तो सब्सिक्वेंटली इट विल मूव टू द 2866। तो 9 बाई पाई जो है मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस वैल्यू को याद रखो, इट इज 2.866। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन एसी से लिया गया है। इसमें स्टूडेंट्स जो वोल्टेज है ये गिवन है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। एंड जो करंट है ये भी गिवन है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो यहाँ पर जो साइन के साथ जो एंगल है इसको फेज एंगल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ करंट जो है ये वोल्टेज से फाई एंगल से लीड कर रहा है, तो आप यहाँ एंगल का डिफरेंस कर दो, वो फेज डिफरेंस मिलेगा। तो एवरेज पावर हमें बताना है एक कंप्लीट साइकिल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो पावर है एवरेज पावर, इस एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा भी होगा, एसी में डिराइव भी किया होगा, दैट इज VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इनटू द IRMS इनटू कॉस ऑफ फाई। कॉस फाई को पावर फैक्टर भी कहा जाता है। तो ये डिसाइड करता है ये वॉटलेस करंट है ना, ये वॉट फुल करंट है, सारा गेम जो है ये कॉस फाई का भी है। तो ये जो हमारा VRMS है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका वैल्यू पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है। तो ऐसे ही आप करंट का भी लिख सकते हो IRMS, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट बाय √2 होता है। तो आप डाटा को यहाँ पुट कर दो, आपको मिलेगा VRMS दैट इज V नॉट बाय √2 इंटू IRMS दैट इज I नॉट बाय √2 इंटू कॉस ऑफ फाई। तो जैसे कि यहाँ पर इट इज V नॉट I नॉट √2 इंटू √2 इज √2 स्क्वायर दैट इज 2 इंटू कॉस ऑफ फाई। तो V नॉट I नॉट बाय 2 cos ऑफ फाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बिल्कुल मतलब याद होना चाहिए आपको, है ना। तो आपने यहाँ एनालाइज भी किया है कि जो कि हमारा फॉर्मूला है इस VRMS का, है ना, ये फॉर्मूला भी यूज हुआ। पावर जो हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला है वो भी आपने यहाँ यूज किया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वेवलेंथ और एनर्जी का एक ग्राफ गिवन है, 3 पॉइंट्स मार्क किए गए हैं P, R और Q। तो इस वाले पॉइंट पे P का नाम है, यहाँ R का नाम है और यहाँ Q का नाम। तो आप ग्राफ में भी देख सकते हो ये वेवलेंथ जो है इस वाले ऑर्डर में बढ़ती है ना, और यहाँ पे एनर्जी जो है इस वाले ऑर्डर में बढ़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो हमारा वेवलेंथ है P का ये कम है, वेवलेंथ जो है R का ये कम है, जो वेवलेंथ होगा एट पॉइंट Q, है ना। तो हम वेवलेंथ और एनर्जी का भी रिलेशन जानते हैं कि जो एनर्जी है ये hc/लैम्ब्डा होता है या h न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी, राइट, c/लैम्ब्डा होता है, तो आप इसको hc/लैम्ब्डा लिख सकते हो। यानी एनर्जी एंड द वेवलेंथ, राइट, दे आर इनवर्स प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई जो ग्राफ यहाँ पे है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
तो अगर आप यहाँ ग्राफ ले रहे हो, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाता है, ठीक है? ऐसा ग्राफ, ऐसा ऐसा ग्राफ, राइट? इस ग्राफ को आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो चलिए हमें इन जो 3 पॉइंट्स है P, Q एंड R, तो हमें इनके सीक्वेंस वाइज़ बताने हैं कि ये किस-किस वेव वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें P, ये Q और R, राइट? ये मिसमैच हो रहा है। ग्राफ पे P, R, Q लिखा हुआ है। हमें P, Q, R का ये रीज़न बताना है कि ये किस-किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ देख ही रहे हैं कि P जो है इसका वेवलेंथ कम है, तो ये हाई एनर्जी वाली वेव होगी, हाई एनर्जी वेव। और Q जो है इट हैज़ लॉन्ग वेवलेंथ, ये लार्ज वेवलेंथ की है, इट हैज़ वेरी लो एनर्जी, तो ये लो एनर्जी वाली वेव होगी, लो एनर्जी वेव। अब हमारे पास 3 वेव है, एक एक्स-रे है, एक हमारा माइक्रोवेव है, एक हमारा यूवी है। अब बताइए क्यों सबसे लो एनर्जी वाली वेव है इन 3 में से? तो इन 3 में से माइक्रोवेव हैज़ द लो एनर्जी, इट हैज़ लॉन्ग वेवलेंथ, राइट? बट इसके पास एनर्जी लो है। तो क्यों जो है ये माइक्रोवेव को रिप्रेजेंट करता है। हमारा पी जो है ये हाई एनर्जी है और हाई एनर्जी इनमें से एक्स-रे है, तो पी जो है ये एक्स-रे को रिप्रेजेंट करता है और आर जो होगा ये यूवी वेव को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑप्शन में देखो पी, क्यू एंड आर, ये एक्स माइक्रोवेव और यूवी को रिप्रेजेंट करता है। एक्स माइक्रोवेव और यूवी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो ग्राफ में पी आर क्यू लिखा हुआ है, लेकिन हमें पी क्यू आर का सीक्वेंस बताना है। तो पी क्यू आर का सीक्वेंस है एक्स-रे, माइक्रोवेव एंड यूवी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। तो सिंपल इसमें हमारा वेवलेंथ और एनर्जी का जो रिलेशन है, उसको यूज़ किया गया है ना? तो आप ऐसे क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लो एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, उसके सीक्वेंस को याद कर लो। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ किसका नंबर पहले आता है, किसका नंबर बाद में आता है या उल्टा। फ्रीक्वेंसी के टर्म में किसका नंबर पहले आता है और किसका नंबर बाद में आता है। ये एक हॉट्स माना जाता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में इसको टेस्ट किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, a beaker is filled with water up to height h। तो एक बीकर हमारे पास है, इस बीकर को हाइट एच तक फिल किया गया है। तो ये मान लो आप, ये हाइट एच है। तो एक कॉइन को बॉटम पे प्लेस किया गया है, तो आप एच को मान सकते हो इट इज़ द रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ है। तो हमें बताना है कि हम बाहर से देख रहे हैं, तो ये मान लो आप कोई ऑब्जर्वर है ना? ये ऑब्जर्वर है, ये बाहर से देख रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो कॉइन की जो एक्चुअल पोज़ीशन है, ये हमें लगेगा थोड़ा ये ऊपर आया है। ये इसकी पोज़ीशन जो है ये रेज़ हो रही है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस डेप्थ को हम बोलते हैं इट इज़ द एपेरेंट डेप्थ, ये एपेरेंट डेप्थ। लेट इट बी एच डैश, इस एपेरेंट डेप्थ को एच डैश मानते हैं। अब यहाँ देखो, बड़ा यहाँ पर एच है या बड़ा एच डैश है? बड़ा यहाँ पर एच है ना? ऑब्जर्वर बाहर है, ऑब्जेक्ट लिक्विड डेंसर मीडियम में है, तो यहाँ रियल डेप्थ ज़्यादा होगा। अगर उल्टा करोगे, आप ऑब्जर्वर को रखोगे डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट को रखोगे रियल मीडियम में, वहाँ पर एक्चुअल डेप्थ जो होगा, रियल डेप्थ जो होगा वो कम होगा, है ना? लाइक इन केस ऑफ ईगल एंड द फिश। आप ईगल को ट्रीट कर लो एज़ एन ऑब्जर्वर, फिश को ट्रीट करो एज़ एन ऑब्जेक्ट। तो ईगल को लगता है कि जो फिश है ये क्लोज़ है टू द सरफेस, एंड अगर आप उल्टा करोगे, ऑब्जर्वर को मानोगे एज़ एन ऑब्जेक्ट एंड फिश को मानोगे एज़ एन ऑब्जर्वर, तो फिश को लगता है कि जो ईगल है ये थोड़ी दूर है। तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो एक्चुअल एंड द एपेरेंट डेप्थ। तो यानी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मैं अलग तरीके से लिखता हूँ इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हमेशा आप लिखोगे बड़ा बाई छोटा, इट इज़ बड़ा बाई छोटा। अब यहाँ बड़ा क्या है? यहाँ बड़ा रियल डेप्थ है h, डिवाइडेड बाई छोटा यहाँ पर क्या है? दैट इज़ द एपेरेंट डेप्थ, है ना? दैट इज़ h डैश। तो क्वेश्चन हमसे h डैश ही पूछ रहा है ना? जब आप बाहर से इसको व्यू करोगे अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, तो किस डेप्थ पे आप पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ से आप h डैश का जो वैल्यू आएगा, ये h बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ n, और n का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ 4/3,
तो 3 जाएगा ऊपर, इट इज़ 3h/4, राइट? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर। तो स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया करो, है ना? तो रट्टा मत मारो, रट्टा मत याद रखो कि एपरेंट डेप्थ का फ़ॉर्मूला क्या है, रियल डेप्थ का फ़ॉर्मूला क्या है। सिंपल याद रखो, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ एनी डेंसली मीडियम इज़ ग्रेटर दैन 1। तो आप इसको लिख सकते हो एक ऐसे वैल्यू में जो बड़ा अपॉन छोटे के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंगली पुट द वैल्यू, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। The stopping potential V naught measured in a photoelectric experiment for a metal surface is plotted against the frequency nu of the instant radiation. Let m be the slope of the straight line so obtained. Then the value of charge of an electron is given by. तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ प्लॉट करना है। उस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो m होगा और हमें उस ग्राफ से ही वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन में हम इक्वेशन जो है इसको आप लिखते हो इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं जिनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो बराबर होता है कितनी एनर्जी हमने दी है इलेक्ट्रॉन को, मेटल को, दैट इज एच न्यू। एंड दिस एच न्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट? इसका आधा पार्ट लग जाता है टू ओवरकम द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, एंड जो रिमेनिंग एनर्जी होता है ये इलेक्ट्रॉन के पास बच जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वही काइनेटिक एनर्जी लिखा हमने, ये बराबर होगा एच न्यू माइनस द वर्क फंक्शन जिसका वैल्यू एच न्यू नॉट होता है। ओके बेटा, तो वर्क फंक्शन जो है ना एच न्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन है मेटल का। वर्क फंक्शन क्या होता है? minimum energy required by an electron of a metal to eject out from the metal surface, है ना? तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, आप इसको इन टर्म्स ऑफ चार्ज इनटू वोल्टेज भी लिख सकते हो, है ना? तो आप इलेक्ट्रॉन को अगर आपको जज करना है कि किस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो कितना होगा, तो आपको नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है बिटवीन एनोड एंड द कैथोड। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ पर आपको रिवर्स करना पड़ता है वोल्टेज, है ना? तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो सीज डाउन होती है। उस नेगेटिव वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ख़ैर हम यहाँ पर छोटे-मोटे शब्द में लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगा कितनी एनर्जी उसने एब्ज़ॉर्ब की है माइनस द वर्क फंक्शन, है ना? तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी को लिखते हो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटो द स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना? इज़ इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। यहाँ से V नॉट का वैल्यू आता है h, इस E को इधर लाओ बेटा, तो ये डिवाइड हो जाएगा E न्यू माइनस h डिवाइडेड बाय E इंटू न्यू नॉट। ओके, तो फर्दर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, राइट? आप V नॉट को y मान लो, h बाय E को आप m मान लो, है ना? और फ्रीक्वेंसी को आप x मान लो। ये जो हमारा h बाई ई इंटू न्यू नॉट है, इसको आप c मान लो, इंटरसेप्ट। और यहाँ इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ये जो ग्राफ होगा, यहाँ से हमने पोटेंशियल लिया, यहाँ से हम प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को ले रहे हैं, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को ले रहे हैं। और आपको पता होगा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे के बाद अगर आप इंस्टेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा रखते हो, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। तो आप उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। ओके? तो अगर हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करें, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना? ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और इसको आप एक्सटेंड करोगे बैकवर्ड्स, आपको इंटरसेप्ट मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये इसका इंटरसेप्ट है, जिसको आप C बोलते हो, जिसका वैल्यू h बाई ई इंटू न्यू नॉट होगा। और इस लाइन का जो स्लोप है क्वेश्चन में, उसका नाम m है। और ये स्लोप m बराबर होगा एज पर द इक्वेशन h बाई ई। बस सारा जो है क्वेश्चन इसी के ऊपर है, m इक्वल h बाई ई। जरा यहाँ से e निकालो। e का जो वैल्यू होगा
ये h/m के बराबर होगा और यही हमसे पूछा भी गया। वैल्यू ऑफ चार्ज बताना था h/m। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है? तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है ना, इसके ऊपर बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं। तो ग्राफ को याद रखना इसके ऊपर, और एनसीईआरटी में जो जितने भी न्यूमेरिकल्स है उनकी प्रैक्टिस करना। ओके? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 पार्टिकल्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और तीनों पार्टिकल्स यहाँ सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। हमें इनके डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ की ऑर्डरिंग करनी है। ठीक है? तो यहाँ तीनों पार्टिकल की स्पीड सेम है। तो हम डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ को यहाँ लिख रहे हैं लैम्ब्डा, जो कि h बाई मोमेंटम होता है। आप मोमेंटम को v में लिखो, दैट इज़ m इंटू v। v तीनों के लिए सेम है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो लैम्ब्डा है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, राइट? यानी जो हेवी पार्टिकल्स होंगे, यानी मास ज़्यादा होने का मतलब है लैम्ब्डा कम होगा, ठीक है? या अगर लाइट पार्टिकल्स होंगे, अगर मास कम होगा, तो उनका वेवलेंथ जो है ये ज़्यादा होगा। तो अब मुझे बताइए 3 पार्टिकल में से सबसे लाइटर कौन है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है मगर न्यूट्रॉन से कम है। न्यूट्रॉन इज़ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन से भी हैवी है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो मास है ये प्रोटॉन से ज़्यादा है। अब लैम्ब्डा हमने बताया मास ज़्यादा तो लैम्ब्डा कम। यहाँ मास कम के ऑर्डर में हमने लिखा, इसका मतलब है वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा ये प्रोटॉन से ज़्यादा होगा और प्रोटॉन का वेवलेंथ न्यूट्रॉन से ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ प्रोटॉन से ज़्यादा है, प्रोटॉन का वेवलेंथ न्यूट्रॉन से ज़्यादा है। तो कौन-सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड है ये। इसमें तो बिल्कुल आप कलम भी नहीं उठा सकते। ऐसे ही आप मतलब आप सिंपल तरीके से भी आप ये कांसेप्ट लगा सकते हो। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन ही है, तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में 4 ग्राफ दिए गए हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर का। हमें करेक्ट ग्राफ पहचानना। तो आपने ग्राफ जो है इसको प्लॉट किया होगा, बाइंडिंग एनर्जी टॉपिक जब आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियई में। तो इसमें इनिशियल में सबसे पहले ग्राफ जो है ये लीनियरली राइज़ करता है, आपको कुछ रेकरेंस ऑफ पीक्स मिलता है, राइट? वो रेकरेंस ऑफ पीक्स मिलता है आपको ए लेस देन 20 में, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दोज़ न्यूक्लियई जिनका मास नंबर ना कि इवन हो बल्कि वो मल्टीपल ऑफ 4 होते। तो उसके बाद जो ग्राफ जो है ये बढ़ जाता है, स्लोली बढ़ जाता है एंड इट रीच टू अ मैक्सिमम वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू आयरन 56। उसके बाद ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियई के लिए ये सेम रहे, ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहती है ये कर्व। देन देन ये जो हमारा जो हेवी न्यूक्लियई है उनके लिए ये फिर डिक्रीज़ करता है। लगभग 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पहुँच जाता है फॉर यूरेनियम 238 आइसोटोप। ओके? तो हम सबसे पहले जो ग्राफ हमारा है, आप ग्राफ को अगर अच्छे से प्लॉट करोगे, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यहाँ से मास नंबर, यहाँ से आप मास नंबर ले रहे हो, यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ले रहे हो। तो ये पहले इनिशियली ऐसे बढ़ता है, आपको कुछ रेकरेंस ऑफ पीक्स मिलता है ऐसे। उसके बाद ये ग्राफ बढ़ जाता है, राइट? इस वाले पॉइंट पे आप समझो ये हमारा आयरन है, राइट? दिस इज़ द आयरन 56 मास नंबर जिसका है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है, देन ये डिक्रीज़ करता है। तो अगर आप इसको रफली प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब इसमें से ऑप्शन नंबर ए ये आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ। बाकी इसमें तो नहीं है, है ना? इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। राइट? आपको रफ ग्राफ जो है ना, अब कम से कम इसका आइडिया आपको होना चाहिए कि ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का आता है। ये पहले लीनियरली बढ़ जाता है, उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू को पहुँच जाता है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है।
और सम मास नंबर वैल्यू, इंटरमीडिएट न्यूक्लियस उनको कहा जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तो जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है, दिस रीजन इज कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर। इसको आप डिप्लीशन रीजन बोलते हो। डिप्लीट का मतलब होना है खत्म होना, यानी इस रीजन में देयर इज नो चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर लेफ्ट। क्लियर? और आपको एक बैटरी जो है यहाँ पर जो है इसको आप एक फिक्शियस बैटरी कहते हो, यानी ये नेगेटिव वाला साइड है, ये पॉजिटिव वाला साइड। तो बच्चे को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव और एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव। बेटा बोथ आर न्यूट्रल। इसमें जो पी का नाम है, इट इज एक्चुअली ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हिच आर होल्स, एंड होल्स वी ट्रीट एज पॉजिटिव। और एन में मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन जिनकी चार्ज होती है नेगेटिव। तो ये एक मिसकंसेप्शन है बच्चों में कि पी टाइप जो है ये पॉजिटिव है और एन टाइप जो है ये नेगेटिव है। ये न्यूट्रल होते हैं। तो अगर आप इसको आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हो। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है आपने पी टाइप को जोड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ और एन टाइप को जोड़ा है आपने नेगेटिव टर्मिनल टर्मिनल बैटरी के साथ। और विद द रिजल्ट जो ये डिप्लीशन विड्थ होती है, ये रिड्यूस करती है। ये डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस करती है, एंड जो हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन द अक्रॉस दिस पी एंड एन, ये भी कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 ये हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, इट इज इसका assertion कह रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन द सर्किट ऑफ द कॉइल इज क्लोज्ड। तो अगर हम एक कॉइल लेते हैं, उस कॉइल को क्लोज करते हैं, एक मैग्नेट को जब हम लाते हैं ना, तो उस कॉइल में वो करंट एक इंड्यूस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना जिसको कहा जाता है। और लेंज़ेस वहाँ कह रहा है कि जो वहाँ कॉइल है, कॉइल में जो करंट का जो डायरेक्शन है, ये इस तरीके से फ्लो करता है, ये हमेशा उस मैग्नेट के मोशन को अपोज़ करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो असर्शन वाला पार्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना है। और इसका रीजन कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल विथ इट सर्किट क्लोज्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ मैग्नेट इज सच दैट इट अपोजेस द कार्स। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट हमारा लेंजेस ला है। तो ये assertion को सपोर्ट करता है, मींस हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यानी दोनों करेक्ट भी है और रीजन assertion को सपोर्ट भी करता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, assertion कह रहा है, deflection in a galvanometer is directly proportional to the current passing through it। तो हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, एमसीजी में ये भी पढ़ा है कि जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है उस कॉइल में, ये करंट के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है? जितना ज़्यादा करंट होगा, उतना डिफ्लेक्शन होगा ज़्यादा कॉइल में। तो ये बात तो सही है, पाई इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट। रीज़न कह रहा है, द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में हमेशा एंगल रखता है 90 डिग्री। तो हम हमेशा वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो हमारा जो मैग्नेट्स होते हैं, कनकेव शेपर्ड के होते हैं वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं प्रोवाइड? रीज़न ये भी है कि जो हम टॉर्क वहाँ लिखते हैं, टॉर्क जो एक्सपीरियंस करता है वो कॉइल, वो बराबर होता है NiAB इनटू sin थीटा। ठीक है? NiAB sin थीटा। अब अगर कॉइल जो है, जब हम ये मान के चलेंगे कि अगर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर चेंज हो जाए, तो करंट तो यहाँ पर तो चेंज हो रहा है। करंट चेंज, तो एंगल चेंज, मीन्स टॉर्क जो है वहाँ पर चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर टॉर्क जो है ये करंट के भी प्रोपोर्शनल में है, ये थीटा के भी प्रोपोर्शनल में है। और यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो एंगल यहाँ होना चाहिए, ये 90 डिग्री फिक्स रहना चाहिए। ठीक है? तो अगर 90 डिग्री फिक्स रहा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा फील्ड जो कि एंगल 90 डिग्री सेट करे बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल। ओके? तो
अगर हम यहाँ टॉर्क माने, टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट, हमने थीटा को फिक्स किया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट जो डिफ्लेक्शन है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट। मीन्स दोनों जो हमारी असर्शन और रीज़न है ये करेक्ट है, तो ये भी ट्रू है और ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट होगा, राइट? बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct expression for the assertion। okay, तो सीधे conceptual based क्वेश्चन आया ये from the MCG part। ओके बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट assertion कह रहा है we cannot form a p-n junction diode by taking a slab of a p-type semiconductor and physically joining it to the another slab of n-type semiconductor। बिल्कुल ये बात तो सही है, हम तो जॉइन कहाँ कर सकते हैं पी टाइप एन टाइप, ये पी टाइप है ये एन टाइप है, जुड़ गया तो बना पी-एन जंक्शन डायोड, ऐसा नहीं होता है, ये बात सही है। ठीक है? एक प्रोसेस जिसको अलॉइंग कहा जाता है, उस प्रोसेस से इस पी-एन जंक्शन डायोड को फॉर्म किया जाता है, तो ये बात सही है। तो दूसरी बात, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एनी यानी एनी का मतलब यहाँ पर है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल, है ना? तो ये पी टाइप में नहीं होता, पी टाइप में मेजॉरिटी आर होल्स, ये उल्टा कह रहा है, तो ये बात तो गलत है, आगे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं। तो जो हमारा रीजन है ये फॉल्स है, तो रीजन फॉल्स है। एक बार फिर assertion को पढ़ो, we cannot form a p-n junction diode by taking a slab of a p-type semiconductor and physically joining it to a another slab of n-type। बिल्कुल ये बात सही है, हम ज्वाइन नहीं कर सकते। तो यानी हाँ, हमारा ऑप्शन जो है assertion जो है assertion ट्रू है और जो हमारा रीजन है ये फॉल्स। तो अगर आप बैक जाओगे तो ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये इस वाले पार्ट के लिए करेक्ट होगा, ऑप्शन सी ये करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम इज पॉजिटिव। तो बोहरस थ्योरी से लिया गया है ये, है ना? जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का ज़िक्र किया गया है, ये पॉज़िटिव है। आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फ़ॉर्मूला होता है, ये K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय द सेपरेशन के बराबर। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम में देखोगे, वी हैव अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसके रिवॉल्व कर रहा है। अब इसके बीच की जो दूरी है, इसको आप r मान लो, क्लियर? तो यानी इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये बराबर होगा K, इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस ई है, प्रोटॉन की चार्ज प्लस ई है, डिवाइडेड बाय द R, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है, ये नेगेटिव आ जाता है। तो एजर्सन कह रहा है ये पॉजिटिव है, तो ये बात तो गलत है। रीज़न कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ ए चार्जर पार्टिकल इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव। तो टोटल चार्ज जो है, ये टोटल एनर्जी जो है चार्जर पार्टिकल का, ये पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी ये नेगेटिव आ जाएगा। और हमने टोटल एनर्जी पढ़ा है, ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं जो हमारा टोटल एनर्जी है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 के बराबर होता है, राइट? यानी पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव बाई 2 ये ज़्यादा होगा, ओके? तो यानी ये जो एज़र्श रीज़न है, ये भी गलत है फिर, है ना? तो इस मीन्स के जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बोथ एजर्शन एंड रीज़न दे आर फॉल्स। तो ए ये भी फॉल्स है और जो हमारा रीज़न है, ये भी फॉल्स है, ठीक है? तो बेटा जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है एक इलेक्ट्रॉन का इन एन एटम, ये नेगेटिव होता है, ठीक है? ये बाउंड कहलाता है और अगर पॉज़िटिव का मतलब होता है फ्री। टोटल एनर्जी इज़ आल्सो द नेगेटिव वैल्यू। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे सेक्शन बी। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।